नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष कार्यक्रम इस वक्त और मैं हूं निखिल सिंह। सियासत की सतह पर जो दिखाई देता है, दरअसल कहानी अक्सर उससे कहीं आगे की होती है। कहीं सत्ता के गलियारों में रणनीति की शतरंज बिछी है, तो कहीं बयान, फैसले और घटनाएं आने वाले राजनीतिक समीकरणों की एक नई ही पटकथा लिख रहे होते हैं। इस वक्त में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते, बल्कि खबरों के पीछे छिपी राजनीति, उसके संकेत, उसका संदेश और उसका असर समझने और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां बहस होगी, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी होगी। हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान और हमारे संवाददाता। और आज के अंक में हम बात करेंगे एसआईआर पर सुप्रीम फैसले ने भ्रम की सियासत पर लगाया है ब्रेक। आखिर कैसे, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने किन राजनीतिक दलों की सियासत की हवा दरअसल निकाल दी है और क्या होंगे इस फैसले के दूरगामी परिणाम। अपने खास मेहमानों के साथ इस पर विशेष चर्चा करेंगे। बात होगी कर्नाटक की सियासत की, जहां आलाकमान के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और मुख्यमंत्री पद को लेकर म्यूजिकल चेयर पर आम जनता आखिर क्या सोचती है, इस पर भी हम बात करेंगे। वादों से वक्फ तक मुनम्बम में न्याय का इंतजार। जी, केरल में इस वक्त जो वादों का वक्फ है, वादों से लेकर जो वक्फ की बात हुई थी 10 दिन में वादा पूरा करेंगे, उस पर अभी तक जो 600 किसान हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर उन किसानों का क्या होगा? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। सर्वोच्च अदालत ने कहा, निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का अधिकार। प्रक्रिया को बताया संवैधानिक। निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को किया खारिज। भीषण गर्मी में सतर्कता ही बचाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से की सावधानी बरतने की अपील। लू से बचने के लिए दिए खास सुझाव। अपनी और अपनों की करें देखभाल। तपती गर्मी में बेजुबान पशु पक्षियों का भी रखें ख्याल। पश्चिम बंगाल में एक्शन मोड में शुभेंदु सरकार। ममता सरकार पर का पथेर साथी प्रोजेक्ट बना अब घुसपैठियों का होल्डिंग सेंटर। तेतुलिया में 200 से अधिक घुसपैठियों को रखा गया। मालदा और मुर्शिदाबाद में भी पकड़े गए 16 बांग्लादेशी। केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर और कई परिसरों पर ईडी की छापेमारी। विजयन की बेटी वीणा की कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। सीएमआरएल का एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को 1,72,00,000 के भुगतान से जुड़ा है पूरा मामला। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की अटकलों ने पकड़ा जोर। बेंगलुरु से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज। डीके शिव कुमार की ताजपोशी पर कांग्रेस आलाकमान मंथन में जुटा। जातीय समीकरणों और नेतृत्व संतुलन के बीच सिद्धारमैया की भूमिका पर भी बढ़ी चर्चा। और मुनम्बम के 600 किसान परिवारों को नई सरकार से बड़ा झटका। सतीशन सरकार बनते ही विवादित जमीन उम्मीद पोर्टल पर दर्ज। तुष्टीकरण के आगे किसानों के इंसाफ की उम्मीद फिर अधर में। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने किरण रिजिजू से मिलकर मुनम्बम के पीड़ित परिवारों के लिए मांगा न्याय। तो सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की। जो एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है, उससे कई सारे सियासी दल हताश हुए हैं, तो तमाम लोग इस पर खुश भी हैं। और सबसे खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने वंस एंड फॉर ऑल इस पूरे मुद्दे को साफ कर दिया है। एसआईआर पर भ्रम की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। चुनाव करवाना और वोटर लिस्ट बनाना चुनाव आयोग की मुख्य जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस, राजद, टीएमसी सहित विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में यह मांग करते दिखे कि एसआईआर गैर संवैधानिक है। लेकिन अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमारा निष्कर्ष है कि एसआईआर संविधान और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरता है। यह जितना विस्तृत काम है, उसके मद्देनजर चुनाव आयोग को नियम और प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं करता, हालांकि वो संदिग्ध लोगों का मामला केंद्र सरकार को भेज सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर आपत्ति वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। एसआईआर कवायद पूरी तरह से वैध है। इस तरफ विपक्ष के भ्रम फैलाने की तमाम कोशिशों पर और एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहना गलत है कि एसआईआर कराकर चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र में से बाहर जाकर कोई काम किया है। मतदाता सूची को अपडेट करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है। यह आयोग का संवैधानिक दायित्व है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इस आधार पर एसआईआर की कार्रवाई को कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता कि इसकी प्रक्रिया सामान्य वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से भिन्न है। एसआईआर संविधान में नई जान फूंक देता है। इसका संबंध निष्पक्ष चुनाव से है। चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने की शक्ति है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने देश के संवैधानिक संस्थाओं के निष्पक्ष दायित्व को राजनीतिक बहस से दूर कर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया से 65 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया गया, लेकिन महीनों तक मोहलत देने के बावजूद किसी जेन्युइन वोटर ने या किसी राजनीतिक दल ने यह शिकायत दर्ज नहीं की कि अमुक वोटर्स को वोट देने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी की यात्रा निकाली, लेकिन जनता ने तब भी एसआईआर को सही माना था। यह अलग बात है कि इसे समझने में ममता बनर्जी गच्चा खा गई और सुप्रीम फैसला आने से पहले बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को अपना फैसला सुना दिया था। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने एक वीडियो संदेश जारी करके कुछ संदेश दिया है। दरअसल आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है ज्ञानेश कुमार ने। First step for national building is voting. Therefore, every citizen of India who has completed 18 years of age should become an elector and should always vote. In accordance with the Constitution of India, electoral laws, rules and instructions issued therein, the Election Commission of India was, is and will always be with the voters. Jai Hind. तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का यह वीडियो दरअसल पुराना है। इसको पहले वो पोस्ट कर चुके थे, लेकिन ये एक बार फिर से उन्होंने पोस्ट किया है। और चूंकि इसकी जिसको कहते हैं कि आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आज ये ज्यादा मौजूद दिख रहा है, इसलिए भी इसकी ज्यादा जरूरत थी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुनाते हैं आपको। After a decisive and massive defeat in Bihar and West Bengal, and after their nefarious design to instigate anarchy in the country and getting no response, so that was a moral defeat. Now on the floor of the Supreme Court, there is a complete rejection by Supreme Court on their plea on SIR. Now this can be termed as the constitutional defeat. और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को संवैधानिक बताया है। क्या कुछ कहा अश्विनी उपाध्याय ने, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज एसआईआर के ऊपर जजमेंट आ गया है। जो इलेक्शन कमीशन की दलीलें थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने दलील दिया था उसको भी एक्सेप्ट किया है। और जो विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा पीआईएल फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े किए गए थे, जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि एसआईआर ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये SIR बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के अनुरूप है और ये SIR बिल्कुल आवश्यक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि कोई भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का कहना है कि बिहार एक खास दायरे में सीमित रखा गया था। बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्लेषण करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा फैसला केवल और केवल बिहार के मामले के लिए था। बिहार का जो SIR को चैलेंज किया था उनमें एक जजमेंट हुआ है, उनमें बोला है बिहार में जो प्रोसीड्यूर को ठीक से किया है और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है जिस लोग को इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है नॉन सिटीजन मुताबिक, वो नॉन सिटीजन बोलने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। तो अभी भी अपने अपने तरीके से इस फैसले को रिव्यू करने की या उसका विश्लेषण करने की कोशिश की जा रही है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम आपको ये भी बताएं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीदी फरिंगी महली ने इस फैसले का स्वागत किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SIR एक लीगल प्रोसेस है, वैध है, तो जाहिर सी बात है इसमें किसी को कोई भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। बस मसला ये है कि SIR में जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में और एलिजिबल वोटर होने के बावजूद भी शामिल नहीं हुए हैं, मसला ये है कि उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हों जिससे कि वो अपने वोट देने का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक हक और इख्तियार है वो उनको हासिल हो सके। राज्यसभा सांसद मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। हमारी चिंता किस बात की थी और आप लोग भी वाकिफ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दुष्यंत नागर भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अनिरुद्ध प्रताप सिंह और दुष्यंत नागर जुड़ेंगे। दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और विकास सारथी हमारे वरिष्ठ संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले विकास सारथी का रुख करेंगे और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या मुख्य फैसला था। क्योंकि विकास, आपने देखा होगा, बाइट्स में भी सुना होगा कि इस फैसले से, चूंकि इसके दूरगामी राजनीतिक संदेश भी हैं इसमें छिपे हुए हैं, अपने अपने हिसाब से लोगों के लिए जा रहा है मैसेजेस, तो अभी से उसको कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि तोड़ना मरोड़ना चालू हो गया है। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फैसला सिर्फ बिहार के लिए था। क्या ऐसा था, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ चीजें तो बिल्कुल साफ कही हैं? देखिए, बिल्कुल कुछ चीजें बिहार के संदर्भ में है, क्योंकि जो याचिकाएं शुरू में आई थी वो बिहार को लेकर के आई थी, लेकिन जो SIR को लेकर के एक जनरल प्रिंसिपल जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है। अब ये आप नहीं कह सकते कि बिहार SIR के मामले में ये फैसला है, ये SIR की पूरी प्रक्रिया को लेकर के फैसला है। कुछ डायरेक्शंस बिहार से जुड़ी हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन जो बिहार से जुड़ी हुई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखें कि चुनाव आयोग ने खुद नहीं कहा था कि वो नागरिकता तय कर रहा है, वो केवल ये कह रहा था कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये व्यक्ति भारत का ही नागरिक होना चाहिए, नहीं होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन हम उसको वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे अगर हमें संदेह होगा। ये स्टैंड इलेक्शन कमीशन का था। लेकिन बिहार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे जाकर ये कहा है कि चुनाव आयोग के पास जो डेटा है, जहां उनको ये लगता है गंभीर रूप से कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, अब वो इस डेटा को सेंट्रल गवर्नमेंट को के पास भेजें। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पूरा मसला होता है नागरिकता को लेकर के नियम कानून बनाना या सुनिश्चित करना, तय करना। उस डेटा पर जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है सेंटर की, यानी होम मिनिस्ट्री और उनके जो ट्रिब्यूनल होते हैं सिटीजनशिप को लेकर के, वो उचित कार्रवाई करें। ये बिहार SIR के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का अलग से निर्देश है। बाकी जो बातें हैं सैद्धांतिक तौर पर वो पूरी SIR
जी 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 सैद्धांतिक तौर पर पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, संवैधानिक रूप से सही ठहराया है। हम आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे। विकास सारथी हमारे साथ, अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे अगर इस बात को समझने की कोशिश करें कि इसके क्या दूरगामी राजनीतिक परिणाम होंगे, क्योंकि क्या संदेश जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि एसआईआर की अगर बात करें, इसको लेकर के जितना घमासान मचा हुआ था, जनता का फैसला तो बहुत पहले बिहार में और बंगाल में आ गया, तो एक तरह से नैतिक हार आज हुई है, संविधान की कसौटी पर आज हार हुई है। कैसे आकलन करेंगे इसका? निखिल, अभी आपकी रिपोर्ट में जो कल्याण बनर्जी का मैं सुन रहा था, तो पहले मैं ये बता दूं उसमें कि जो बिहार का ये एसआईआर पे जो ये 20 अलग अलग पार्टियों, एनजीओ और सारे लोगों का जब ये आई थी याचिकाएं सारी, तो उसमें टीएमसी भी थी जी। तो पहले तो ये क्लियर कर लें, अगर ये बिहार का ही एसआईआर था तो फिर टीएमसी का क्यों था उसमें याचिका। दूसरी बात है कि इसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुप्रीम फैसला दिया है, वो एक तरह से आप समझिए कि पूरे विपक्ष की और उनके सियासत को कम से कम आईना दिखा दिया है। अगर आप ये देखिए कि डे फर्स्ट से जब एसआईआर की पहला शुरू हुआ था ये अभियान बिहार से, तब आप देखिए कि राहुल गांधी से लेके तेजस्वी और पूरे जो उनके महागठबंधन थे, उन्होंने लगातार बिहार में वोट चोरी यात्रा शुरू की थी। और अगर उनका बस चलता तो वो लोगों को सड़क पे उतार देते थे। अगर बस चलता ममता बनर्जी का तो पूरे बंगाल में खून खराबा कर देती। यह बात बार बार ये बात कही जा रही थी कि एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। तब जब चुनाव आयोग के पास में जो दो मुख्य जिम्मेदारी है, वो एक चुनाव करवाना और वोटर लिस्ट बनवाना, और इस दोनों जिम्मेदारी को पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो संविधान के द्वारा उसको मिला हुआ अधिकार है, उसको अगर ये आप बार बार इस चीज पे चैलेंज कर रहे हैं, तो सीधे सीधे आप पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से इसको गुमराह करते हुए दिख रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक, लंबे वक्त तक लगातार, इसके बाद आप देखा कि बंगाल में भी एसआईआर शुरू हुआ, उसके बाद आप देखिए कि दूसरे फेज के एसआईआर में भी 12-14 स्टेट के केंद्र शासित प्रदेश के शुरू हुए। सारे एसआईआर के प्रक्रिया के जितने भी कंप्लेन आते रहे, उस सुप्रीम कोर्ट ने हर एक याचिका को सुना, हर एक को उसमें कुछ ना कुछ वे और देने की कोशिश की। तो इतना विस्तृत फैसला, ये भी एक ऐतिहासिक है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग एसआईआर के बारे में को लेके और इलेक्शन कमीशन को लेके जितनी भी शंकाएं थी लोगों के मन में उठती थी, सबको खारिज किया था जी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अब आज आया है निखिल। जनता ने ये फैसला तो बहुत पहले सुना दिया। बिहार के जनता ने ये फैसला सुना दिया कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आप भ्रम फैला रहे थे। बंगाल की जनता ने सुना दिया ममता बनर्जी के पूरे एसआईआर अभियान को, वो कैसे ममता बनर्जी को जवाब दिया है ये टीएमसी के लोग जानते होंगे। केरल के लोग, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि एसआईआर अगर नहीं होता तो फिर हम सत्ता में वापसी आते भी नहीं। तो ये जब एसआईआर के पॉलिटिकल आप जब फॉलोआउट देखते हैं और उस पे एसआईआर पे भ्रम देखते हैं, राहुल गांधी का एजेंडा देखते हैं, तो लगता है कि देश के संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का जो एक प्रैक्टिस शुरू हुआ है, एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा शुरू हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको सटअप कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तरीके से उनको समझाया है कि देश का संविधान, देश की मर्यादा और देश की संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम करती रही हैं, और आपको, जनता को संविधान के भी परखनी, उसमें उसकी व्यवस्था देखनी चाहिए कुछ इस तरह के एजेंडा चलाने से पहले। ठीक बात है। हमारे साथ इस खबर पर बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत समय से दरअसल जब भी ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जाता था, तो विपक्ष हमेशा बार बार ये कहता था कि भाई बीजेपी क्यों प्रवक्ता बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि एक नैतिक जीत है बीजेपी की इस पूरे मामले पर, और अभी भी जो इसमें एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई थी, एक जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, उसका अंत होता हुआ शायद दिख नहीं रहा। जिस तरह से कल्याण बनर्जी को हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ बिहार के लिए सीमित है फैसला। निखिल जी, देखिए ऐसा है कि अभी विनोद जी ने बड़ा अच्छा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया
मैं ये कह रहा हूं कि नैतिक जीत किसी पार्टी की नहीं, ये नैतिक हार है विपक्ष की। कोई पॉलिटिकल हार वो हार जाते हैं, यही वोट का मुद्दा लेके, एसआईआर का मुद्दा लेके बिहार में जाते हैं, वहां जनता इनको मुंह की खानी पड़ जाती, जनता इनको हरा के भगा देती है। सेम यही मुद्दा लेके जाते हैं बंगाल के अंदर, वहां भी ममता बनर्जी का विपक्ष का क्या हाल होता सबको पता है। फिर कुछ दिन के बाद राहुल गांधी क्या लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति लेके आते हैं, जनजी को भड़काना, युवाओं को भड़काना। उनको ये नहीं पता कि देश के जो युवा हैं वो स्वामी विवेकानंद से प्रेरित हैं, भगवान श्री राम से प्रेरित हैं, गौतम बुद्ध से प्रेरित हैं, वो राहुल गांधी से प्रेरित होने वाले नहीं है। तो मॉरली वहां वो हार जाते हैं। आज उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल हार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट कह दिया भाई कि संविधान की उसने बहुत अच्छे से एलिबोरेट करके बता दिया कि कौन वोटर होगा कौन नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। और भारत का जो नागरिक होगा वो वोट दे सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 324 के और 326 में बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। ये जो है, अगर एसआईआर इतना बुरा होता तो नेहरू जी के टाइम से 1952 से शुरू हुआ था। एक बार तो नहीं हुआ, राजीव जी के समय हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय हुआ, इंदिरा जी के समय हुआ, नरसिंह राव जी के समय हुआ, अटल जी और के टाइम से लेके मनमोहन सिंह जी के टाइम तक हुआ। ऐसा नहीं कि एसआईआर तो हमेशा एक सतत प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है, अपडेशन, डिलीशन, अपग्रेडेशन, कि जिन लोगों का नाम डुप्लीकेसी उनका नाम इधर से उधर कर दिया जाए, जिन लोगों का डेथ हो चुकी उनका नाम हटा दिया जाए, जो लोग 18 साल से ज्यादा हो चुके उनका नाम जोड़ दिया जाए। 2010 के बाद से किसी का नाम हटाया ही नहीं गया था। तब लोगों का नाम जोड़ा ही गया, उसमें किसी का नाम नहीं हटाया गया। तो जब नामों को हटाया गया तो काफी वोटर्स की संख्या कहीं पे कम हुई और कहीं पे जब नाम जोड़ा गया तो उनकी संख्या काफी ज्यादा हुई। तो मैं ये पूर्ण रूप से कहना चाहूंगा कि आज विपक्ष को आईना दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उनकी एक नैतिक हार है, एक नैतिक नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल हार उनको कहा जा सकता है कि वो कहीं मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है। और ये भ्रम न फैलाए जनता के बीच में कि एसआईआर से कुछ गड़बड़ होता है, क्योंकि इन लोगों की राजनीतिक रोटी केवल भ्रम के आधार पर ही टिकी है, क्योंकि जनता इनको बहुत अच्छे से समझ चुकी है। जी बिल्कुल। हमारे साथ दुष्यंत नागर भी जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी, स्वागत है आपका। आज दरअसल अगर इसको देखा जाए, बहुत समय से एसआईआर पर डिबेट होती रही और आप भी कई बार उसमें शामिल रहे हैं दुष्यंत जी। आज आपको लगता है कि ये जो सारे तर्क वितर्क कुतर्क दिए जा रहे थे उस पर वंस फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया, और कहीं ना कहीं इसको जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो आप लोगों की नैतिक हार है, जनता ने तो पहले ही हरा दिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज के लिए इसी तरह से झूठ बोलती है। ये तो पेट्रोल और डीजल की जो मूल्य वृद्धि हुई है उसे भी देश हित में बता रहे हैं, जबकि ऑलरेडी जो तेल कंपनियां हैं वो फायदे में चल रही हैं। लेकिन ये झूठा नैरेटिव फैला है। एसआईआर के लिए कभी कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने उसको असंवैधानिक नहीं कहा। एसआईआर के तरीके पे सवाल था। जो बीएलओ आत्महत्या कर रहे थे काम के दबाव में, उस पे सवाल था। जो आधार कार्ड को लिंक नहीं किया जा रहा था उस पे सवाल था। वो सवाल विपक्ष से उठाए, लेकिन विनोद जी भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उन सवालों का? इन सवालों का सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ दुष्यंत जी? सुप्रीम कोर्ट ने माना, पूर्व की सुनवाई में आधार को जोड़ा गया, आधार को लिंक किया जाए। बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे थे उनके ऊपर, जो मृतक वोटर थे, मृतक वोटरों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आई कि उनके नाम डिलीट करे जाए। ये झूठ बोलने लग गए आके विपक्ष। अरे विपक्ष ने सुधार की बात की, विपक्ष सुधार की बात करता रहेगा। विपक्ष किसी से डरने वाला दबने वाला नहीं है। ठीक है। आपको मैं बता दूं बिहार के मैंडेट के बारे में, मिश्रा जी, बिहार का मैंडेट खरीदा हुआ मैंडेट है। 10-10 हजार रुपए खाते में डालने की जरूरत क्यों थी? अगर भारतीय जनता पार्टी एसआईआर पे बात हो रही है सर, एसआईआर पे बात हो रही है। अब किस तरह से जीते, बातें करने लग जाते हैं विपक्ष के ऊपर सवाल उठाते हैं। चलिए ठीक है सर, अनैतिक पता नहीं, लेकिन ठीक है। मैं चाहता हूं कि अनिरुद्ध प्रताप आप इस बात का जवाब दें। तो कह रहे हैं कि हमने तो कभी इसको कहा ही नहीं था कि गलत है। अरे भाई, एसआईआर की जो इन्होंने एसआईआर के विरोध में यात्रा निकाला बिहार में, किसने निकाला? राहुल गांधी ने शुरू किया था ना। बाद में तेजस्वी तो कट गए, क्योंकि तेजस्वी को पता चल गया कि क्या हाल होने वाला राहुल गांधी के साथ में। ममता बनर्जी ने खुलेआम विरोध किया एसआईआर में। भाई आप ये समझिए कि वहां पे 7-7 जज को बंधक बना दिया गया बंगाल के अंदर। तो ममता बनर्जी ने एसआईआर का विरोध किया और 10 दिन बाद पता चलता है एसआईआर फॉर्म खुद फिल कर बैठी, क्योंकि इन लोगों को केवल गुमराह करना था। और मैं ये कह रहा हूं कि आप सबकी बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्या कह रहा, विनोद जी क्या कह रहे हैं, आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जज पे तो भरोसा कर सकते हैं ना।
सुप्रीम कोर्ट ने कितनी अच्छी व्याख्या आज कर दी, और इनको कम से कम आज के बाद एसआईआर पे चर्चा बंद कर देना चाहिए। और मैं तो दुष्यंत नागर जी को भाई सलाम करना चाहूंगा, किस तरीके से, किस मुंह से ये कांग्रेस की रोज रोज क्या कहते हैं आके यहाँ पे पैरवी करते हैं। मुझे तो मतलब जबरदस्त तरीके से हम क्या बात कर रहे हैं अनिरुद्ध जी, हम सच बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के तरीके का विरोध किया। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कांग्रेस की सरकारों के टाइम में होता रहा। कांग्रेस पार्टी ने ठीक बात कह रहे हैं विनोद जी, ठीक बात कह रहे हैं। एसआईआर बनाई हुई हमारी सरकारों की है। अच्छा, ये वोट चोरी वाला कौन बात लेकर आया था? अपनाया गया, जो सरकारी मशीनरी पर दबाव बना गया कि फला तारीख तक करके दीजिए, जिसके दबाव में कई बीएलओ, कई ने नौकरी छोड़ दी। अच्छा, सिंगल वोटर लेके गए, कोर्ट में गए, कितने लोगों का नाम कटा, कोर्ट में लेके गए? आप बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कितने लोगों का नाम कटा, आप लोग लेके गए, एक सिंगल नाम लेके नहीं गए। दुष्यंत भाई, आप लोग टीवी डिबेट में बैठते हैं और सोशल मीडिया पे र्यूमर फैलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सिंगल लोगों को लेके नहीं गए आप लोग। सुनवाई के दौरान उपस्थित किया, उनका खड़ा कर दिया, पता चला कि वोटर ही नहीं थे वो। नाम कटा हुआ था। 15 लोगों का लेके गए और जब मीडिया ने पूछने लगा तो वोटर ही नहीं निकले। वो कैसे? नहीं, देखिए इस चर्चा में नहीं जाते हैं, इस चर्चा में इसलिए नहीं जा रहे हैं, इस चर्चा में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई डायरेक्शन नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई डायरेक्शन नहीं दिया और वो लोग एक बार आए, दोबारा आए नहीं। तीसरी बात मैं ये भी कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वंस फॉर ऑल कह दिया कि ये जिसको, और ये प्रश्न उठाया गया था अदालत में कि एसआईआर की जरूरत क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा। सुन तो लीजिए, जो अदालत का फैसला आया उसने साफ तौर पर कह दिया। समय समय पे होती रही। नहीं, तो तब आप कहां कह रहे थे? आपने कहा कि जी पिछली बार वाले को आप लोग ही बैठे थे, आप लोग ही बैठकर इस डिबेट में कहते थे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देना चाहिए, तब क्यों नहीं एसआईआर हुआ था? लेकिन बातें बहुत हुई थी, तो आप यू टर्न तो कम से कम नहीं मार सकते। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल का भी कुछ हाल ले लें। आपके पास आ रहे दुष्यंत नागर जी, पश्चिम बंगाल का भी कुछ हाल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है और उसके बाद जो परिणाम आया है, तो वहां पर किस तरह से भगदड़ है और किस तरह से अब बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर भाग रहे हैं, ये भी हमारे संवाददाता ने जाकर बात की है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। सॉल्ट लेक थे जी। सॉल्ट लेक, कोलकाता के सॉल्ट लेक। क्या काम करते थे वहाँ पे? वो उधर कूड़ा का काम करते थे। कहाँ थे आप लोग? हावड़ा क्या काम करते थे भैया? ट्रैक पे काम करते थे। ट्रक ड्राइवर थे। कितने साल से? ट्रक ड्राइवर नहीं था, हेल्पर था। ट्रक में हेल्पर थे। कितने साल से काम करते थे? 5-6 साल 7 साल हो गया। 5 साल हो गया? 5 साल हो गया। तो वोट दिए? वोटर कार्ड में नाम था? तो अभी क्यों गए, क्यों जा रहे हैं? अभी हम लोगों का परमिशन नहीं दे रहा है, इसलिए चला जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बांग्लादेश। क्यों जा रहे हैं? দেশে অভাবের জন্য আসছিলাম, এখন সরকার চলে যেতে বলছিল, চলে যাচ্ছি। गार्डन रिच में थे, 30 साल से थे, तो 30 साल से क्या काम करते थे वहाँ पे? जो काम मिलता है लेबर का वही करने जाते। सब करते थे? लेबर का। 30 साल में तो सब कुछ बन गया, राशन कार्ड बन गया, वोटर कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया। अब माँ बाप का डॉक्यूमेंट लगेगा तब तो बनेगा। बाप बचपन क्या बोल रहे हो? 30 साल से यहाँ पे थे और राशन वोटर आधार नहीं था? आधार कार्ड है। अरे मान भी लीजिए था। तो हमारे संवाददाता ने बातचीत की इन लोगों से जो पहले यहाँ पर वर्षों से रुके हुए थे, ये घुसपैठिए थे और ये अब भाग रहे हैं बॉर्डर्स की तरफ, बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में अनिरुद्ध प्रताप सिंह, दुष्यंत नागर, विनोद मिश्रा और विकास सारथी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से वापस इनके पास आते हैं। विनोद जी आपके पास आएंगे पहले और उसके बाद फिर बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। इसलिए भी कि अभी तक जो लोग कह रहे थे और खासतौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर के कि ये सब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको वोटर लिस्ट से डिलीट किया जा रहा है, पूरा एक जो बवाल हुआ और राजनीतिक रूप से उसको पूरे प्रदेश को मथने की कोशिश की गई, उसको लेकर के आज सच्चाई सामने आ रही है। निखिल, आपने ये जो बंगाल बॉर्डर का, जो हकीमपुर बॉर्डर पे जो अभी हजारों लोग जमा हुए हैं और ये कल से ये तादाद और बढ़ती जा रही है, ये आपने कुछ बाइट सुना के कम से कम कांग्रेस पार्टी और कम से कम नागर साहब की आंखें तो जरूर खुल गई होगी। नागर साहब, ये एसआईआर इम्पैक्ट है, ये एसआईआर इम्पैक्ट आपको सुनाया गया है, ये एसआईआर इम्पैक्ट आपको दिखाया गया है कि वो बांग्लादेश के रहने वाले लोग, वो अवैध जो घुसपैठ करके आए थे, वर्षों से रह रहे थे, अगर एसआईआर नहीं होता तो ये सारे वोटर्स थे,
एसआईआर ने उनको बता दिया और इसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई है तो ये देखिए कि डिटेंशन सेंटर जाने से पहले वो सीधे अपने अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। ये होता है इम्पैक्ट, ये होता है कानून और ये होता है फैसला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर से जितने भी लोगों के नाम हटे हैं, चूंकि चुनाव आयोग का काम नहीं है कि किसी को बताना ये बांग्लादेशी है या घुसपैठिया है। चुनाव आयोग ने बताया ये सिटीजन नहीं है, तो चुनाव आयोग के अब वो जितनी भी रिपोर्ट है वो इलेक्शन सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम या सेंट्रल गवर्नमेंट को आप भेजिए, कि अब उनका काम है कि वो देखें कि ये कौन लोग हैं। ठीक है। और ये इतनी बड़ी चीजें होती रही है और आप लोग बरसों से 23 साल के बाद बंगाल में एसआईआर हुआ है, 22 साल के बाद बिहार में एसआईआर हुआ था। क्या मजाक बना के रखा था इस देश को आपने, एक देश को एक सराय बना के छोड़ा था, और इसके बाद भी आप लोग इस तरह की दलील देते हैं और यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दुष्यंत नागर जी, दुष्यंत नागर जी, अरे 22 साल से बिहार में किसकी सरकार? अरे दुष्यंत नागर जी सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर। आप अगर एसआईआर नहीं हुआ तो उसके लिए भाजपा दोषी है। दुष्यंत नागर जी सवाल तो सुन लीजिए। देश को दुष्यंत नागर जी, मैं ठीक है अपनी बात आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इसके पहले आप ही लोग सारे कहते थे कि भाई ये तो वोट चोरी हो रही है, जेन्युइन वोटर्स काटे जा रहे हैं। अभी आपने जो वो देखी है, जो बाइट्स यहाँ पर, जो साउंड बाइट्स और हमने दृश्य दिखाए हैं कि किस तरह से वो भीड़ लगी और घुसपैठिए भाग रहे हैं। अब तो कम से कम कहिए कि हाँ कुछ गलत हो रहा था। निखिल जी, गलत भाजपा कर रही थी। आदरणीय मनमोहन सिंह की 10 वर्ष के कार्यकाल में आप संख्या देख लीजिए, कितने बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया भारत सरकार ने, और भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के आंकड़े को देख लीजिए, दोनों का मिलान कर लीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको रोक रखा था? 10 गुने का अंतर है। कांग्रेस के समय में 2.5 लाख से अधिक लोगों को सीमा पार वापस भेजा गया, और जबकि भाजपा के कार्यकाल में मात्र कुछ हजारों को। तो ये भाजपा की विफलता है, इसको आप कांग्रेस के गले में क्यों डाल रहे हैं? ये आंकड़ों को चेक करना चाहिए। भाजपा जानबूझ के ऐसे संवेदनशील मुद्दों को खड़ा करती है, डिबेट करती है, जो लोगों के दिल को छू जाए, जिसपे वोट का ध्रुवीकरण हो सके। नहीं, इसमें वोट ध्रुवीकरण की कौन सी बात है? दिल छूने की कौन सी बात है? सामने सामने लोग जो है लेके सामान भाग रहे हैं, सर पे पांव रख के भागे फिरे हुए हैं, डिटेंशन सेंटर में ना जाना पड़े। आप कह रहे दिल को छूने वाली बात, बांटने वाली बात कहां से आ गई दुष्यंत जी? और उसके लिए विपक्ष जिम्मेवार है। ये नैरेटिव बनाते हैं ये लोग। अरे कौन सा नैरेटिव? मैं तो वही बार बार आपसे कह रहा हूं कि सामने सामने देखिए ना, लोग सर पे पांव रख के भाग रहे हैं। आप कह रहे नैरेटिव बनाना, नैरेटिव तो वो चीज बनाई जाती है जो हो ना। सरकार पिछले 12 वर्ष से थी, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं भगाया? डिपोर्ट करना केंद्र सरकार का पहले क्यों नहीं भगाया? ठीक है, पहले क्यों नहीं भगाया? वो जो बाढ़ अभी लग रही है, मैं इस पे जवाब नहीं दूंगा। अनिरुद्ध प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी की गलती है। देखिए, दुष्यंत जी ने अपने ही बातों में 2 गजब की चीज कह दी। एक तो इन्होंने मान लिया कि हाँ घुसपैठ थी, और दूसरा इन्होंने मान लिया कि घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या थी जो लोगों के, भारतीय लोगों के दिल को छू जाती थी। इन्होंने दोनों बात मान ली। घुसपैठ, आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद घुसपैठ आसाम में बिल्कुल बंद हो गया। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, घुसपैठ बिल्कुल बंद हो गया। और बंगाल को सच बताऊं, बंगाल की जरूरत भारतीय जनता पार्टी या किसी आम, ये देश की सुरक्षा के लिए बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आना बहुत जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देखिए क्या हाल हो रहा है। घुसपैठिए लोग किस तरीके से भागते चले जा रहे हैं। लोग ये कहते थे कि चुनावी मुद्दा लेके केवल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। घुसपैठ कहां से कहां इन्वेजन होता था। वो बंगाल से घुस के चले आते थे, बिहार के सीमांचल तक चले आते थे, दिल्ली चले आते। सैफ अली खान के घर पे सैफ अली खान के ऊपर वार हो गया और पता चला बांग्लादेशी घुसपैठिया था। कहां से कहां तक वो लोग, और आधार कार्ड कौन देता था? फर्जी वोटर कार्ड, क्योंकि तारा इंडोर्स स्टेट गवर्नमेंट करती थी। स्टेट गवर्नमेंट ममता बनर्जी चला रही थी उस टाइम पर। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी शासन था इतने सालों से, और किस तरीके से घुसपैठिए वहां पे पोषित किए गए और पूरे भारत में चले आए। तो दुष्यंत नागर तो खुद ही मान रहे हैं ना कि घुसपैठिए सबसे बड़ी समस्या थी, और घुसपैठी थे तभी तो मनमोहन सिंह सरकार में बाहर गए। तो 1973 के बाद घुसपैठे जबरदस्त बढ़ते चले गए भारत के अंदर, और विपक्ष के लोगों ने जबरदस्त तरीके से उनको इंडोर्स किया। ठीक है, उनको सर आंखों पे बैठाया। ठीक है, विकास मैं आऊंगा विकास सारथी के पास जाएंगे। विकास सारथी के पास, अरे सुन तो लीजिए, आपके एक सवाल का जवाब मैं विकास सारथी से लेना चाहता हूं। दुष्यंत नागर जी, आपके एक सवाल का जवाब जो शुरू में आपने कहा था, मैं विकास सारथी को से लेना चाहता हूं। विकास सारथी, बहुत बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहता हूं कि इन पार्टीज का पहले क्या स्टैंड था,
कोर्ट में और आज अदालत का जो फैसला आया है, क्योंकि बाद में जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमने तो कभी कहा ही नहीं, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि एसआईआर मत कराइए। दरअसल ये तो कोई कह भी नहीं सकता था कि एसआईआर मत कराइए, लेकिन जिस तरह से उसमें लैकुनास ढूंढे गए, क्या ये इतना ही सीधा है? सीधे तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट में देखें तो ज्यादातर जो विरोध हुआ था जब बिहार का जब मामला शुरू हुआ था, तभी तृणमूल कांग्रेस के सभी सांसद, काफी सांसद वहां पहुंच गए थे याचिका लेकर के। उसमें आरजेडी के एमपी भी थे, यूपी को लेकर के कांग्रेस के एमपी ने फाइल किया था। तो नेता तो सभी विपक्षी दलों के लगभग अलग अलग राज्यों में इसको लेकर के विरोध करते नजर आए। केरल को लेकर के अलग पार्टी पहुंची थी, आईयूएमएल वगैरह पहुंचे थे एसआईआर के विरोध में। तो अपोजिशन जहां जिस स्टेट में जो बड़ा था वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बिहार के मामले से ही ये चीज शुरू हो गई थी और बाद में जब देखा गया कि साफ हो गया था कि चुनाव आयोग देश भर में हर राज्य में कराएगा, तो अब ये एक फैसला आ गया है जिसमें एसआईआर को सैद्धांतिक तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट से मोहर मिल गई है। प्रोसीजर जो है इलेक्शन कमीशन का उसको भी अप्रूव कर दिया गया है और कुछ डायरेक्शन सिर्फ बिहार के लिए हैं, लेकिन वो बहुत कम डायरेक्शन हैं ऐसी। ओवरऑल ये पूरे एसआईआर को लेकर के एक फैसला है। जी, ओवरऑल एसआईआर को लेकर के फैसला है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, अनिरुद्ध जी आपका, दुष्यंत नागर जी, विनोद जी और विकास आपका भी शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो म्यूजिकल चेयर इन कर्नाटका, इस पर बहस करेंगे। पैसा बाजार सीपीएल में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कर्नाटक की, जहां आलाकमान के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मीडिया में अब तक ये साफ नहीं है कि कर्नाटक के म्यूजिकल चेयर गेम में आखिर विजेता कौन होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ कर दिया है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपनी बात साफ करेंगे, अभी कुछ नहीं कहेंगे। कर्नाटक की राजनीति पर इस वक्त पूरे राज्य में सिद्धारमैया बनाम डीके शिवकुमार की चर्चा है, लेकिन स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि दिल्ली बुलावे के फैसले पर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। मीडिया की खबरों की माने तो राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 28 मई को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। खबर है कि सिद्धारमैया पूरी तैयारी के साथ अपने पूरे मंत्रिमंडल को दिल्ली लाए थे, लेकिन राहुल गांधी के साथ उनकी 1-to-1 मीटिंग में सिद्धारमैया को इस्तीफा देने के लिए साफ तौर पर कहा गया। खबर यह भी है कि राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान सिद्धारमैया से उनकी राय तक नहीं पूछी गई थी, न ही आलाकमान ने कर्नाटक से आए मंत्रियों की राय जानना जरूरी समझा। कर्नाटक में लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन या मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है। कांग्रेस आलाकमान को ही फैसला लेना है, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी ये कहकर बहस को शांत करा देते हैं कि सीएम को लेकर अभी तक कोई चर्चा हुई ही नहीं है। कल आलाकमान के साथ मीटिंग के बाद पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कुर्सी अदला बदली की संभावनाओं से इनकार कर दिया। कहा कि आगामी राज्यसभा चुनाव की चर्चा थी, सीएम की तो कोई बात ही नहीं हुई। कांग्रेस हाईकमान के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक कांग्रेस मुख्यालय में एक सोची समझी रणनीति के तहत हुई थी। अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी के नेतृत्व क्या 80 साल के बुजुर्ग सिद्धारमैया उसका नेतृत्व करेंगे या फिर पार्टी के तेज तर्रार नेता डीके शिवकुमार को मिलेगी ये जिम्मेदारी। लेकिन डीके शिवकुमार पार्टी आलाकमान को पुरानी शर्त याद दिला रहे हैं कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले का आखिर क्या होगा। और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कुर्सी अदला बदली की संभावनाओं से इनकार किया। Today we had a detailed meeting with Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and LOP Rahul Gandhi ji. Of course, CM Siddaramaiah ji, Deputy CM DK Shivakumar ji and General Secretary in charge of Karnataka and myself be part of the discussion. Today entire discussion is only concentrated on
coming Rajya Sabha elections and council elections of Karnataka. Whatever speculation you people are doing, that is only speculation, no reality at all. तो ये कह रहे हैं कि केवल स्पेकुलेशन चल रहे हैं, कोई चर्चा ही नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस के आंतरिक नेतृत्व विवाद पर बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई कर्नाटक से उन्होंने तीखा हमला बोला है। See, the administration is totally collapsed now. There is no development work, and people are really suffering, and the finances are in a very precarious condition. And I don't think that D.K. Shivakumar has got a magic wand to change this. Therefore, the deterioration which has been started from Siddaramaiah is going to continue with Shivakumar, and by the end of this term, the government will be in totally shambles, and the state will be in such a bad condition. It will be very difficult for somebody who comes and takes over it. It will be very difficult for him to make it good. और कर्नाटक में सीएम पद पर खींचतान को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से तंज किया है, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक टेंडर सिस्टम अपना लिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस में टेंडर प्रणाली है जो गांधी परिवार को अधिक वसूली करके भेजेगा, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी। अब जो है सिद्धारमैया का टेंडर कमजोर पड़ रहा होगा, डीके शिवकुमार बड़ा टेंडर भर रहे होंगे, तो ऐसे में वसूलीबाज गांधी परिवार स्वाभाविक तौर पर सिद्धारमैया से मुक्ति पाएगा और डीके शिवकुमार को सत्ता की चाबी सौंप देगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। ज्योति, क्या कुछ खबर है? सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि स्पेकुलेशंस तो लगातार चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई सिद्धारमैया को कह दिया गया है हटने के लिए और इस्तीफा देने के लिए। वो कह रहे हैं कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। क्या कुछ चल रहा है? क्या कुछ ताज़ा जानकारी आप देंगे हमें? निखिल जी, जैसे आपको और हमें समझ में है कि बहुत दिनों से एक कुर्सी की खींचतान चल रही है, तो कल दिल्ली में मैराथन मीटिंग हुआ राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ। सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों में भी सेपरेट मीटिंग की है। उसके बाद ये सुनने में आया है, ये स्पेकुलेशन है कि मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया वहां पे इस्तीफा देंगे। तो कल ही वो डेट फिक्स भी हुआ है, ऐसे सुनने में आ रहा है। स्पेकुलेशन है कल ही सिद्धारमैया उनके जो सीएम पद पे इस्तीफा देंगे। सो शुक्रवार सीएलपी मीटिंग होगा। उस सीएलपी मीटिंग में कौन उनका नायक होगा वो वहां पे वो सेलेक्ट किएंगे। तो कल और एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि ब्रेकफास्ट मीटिंग होगा सीएम के कावेरी निवास पे। वहां पे ब्रेकफास्ट मीटिंग में डीसीएम डीके शिवकुमार भी भाग लेंगे और दूसरे जो विधायक है और सीएम सिद्धारमैया के जो फॉलोअर्स है, सपोर्टर्स है, मिनिस्टर्स है, वो सब उस ब्रेकफास्ट मीटिंग में भाग लेंगे। उसके बाद सीएम सिद्धारमैया लोक भवन जाकर इस्तीफा देंगे, ऐसे सुनने में आ रहा है। तो बहुत दिनों से इन दोनों के बीच जो कुर्सी की खींचतान चल रहा था, 2.5 साल में 2.5 साल तू में चल रहा था। तो कन्नड़ा में एक कहावत है, अप्पा अम्मन झगड़दल्ली मगु बड़वाई। तो मतलब माँ और बाप के झगड़े में यहाँ के राज्य की जनता है वो बहुत भुगत रहे हैं। तो इन दोनों की जो कुर्सी की खींचतान अभी ऑब्वियसली कोई भी हो, जो पार्टी की लीडर्स जो है कोई भी ओपन स्टेटमेंट नहीं दे रहे, ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है राहुल गांधी के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ। राज्यसभा के जो चुनाव को लेकर उस विचार पर चर्चा हुआ है, ना ही ये नायकत्व की बदलाव के बारे में। लेकिन ये तो बहुत मतलब स्पेकुलेशन चल रहा है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। जी। और आपने जो बात कही ना कि ये दो लोगों के झगड़े में जिस तरह से राज्य की जनता पिस रही है, वो $1 मिलियन क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है। और इसका अंत कैसे होगा, क्या कुछ होगा, ये तो देखने की बात होगी। विनोद मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरी राजनीति के मायने। और जिस तरह से बीजेपी ने तो खुला आरोप लगाया, आप पता नहीं उस पर कितना बात कर पाएंगे, लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई टेंडर सिस्टम है और जो वसूली कर पाएगा वो राजनीतिक विरोधी हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक खबर में मैं इसमें ये भी जोड़ दूं
कि क्या ये जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी 2.5 साल का फॉर्मूला लगाया था, एक जगह और 2.5 साल का फॉर्मूला लगाया था, अब ये कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि अगर यहाँ 2.5 साल वाला हम पूरा नहीं करा पाए या कम से कम 2 साल बचे नहीं दे पाए तो कौन हमारी बात मानेगा? निखिल, पहले मैं ज्योति के बाद जो खबर है उसी खबर में स्पेकुलेशन में एक और खबर जोड़ दूं कि ये 28 को कल अगर सिद्धारमैया इस्तीफा देते हैं तो 30 तारीख को डीके शिव कुमार का शपथ ग्रहण भी होना है। जी। वो डेट भी आ गया है, 30 तारीख। वो भी स्पेकुलेशन में भी आप इसको रख सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जो केरल के चुनाव के बाद आपने देखा नज़ारा कि सारे विधायक उसके बाद जब ये वेणुगोपाल के सपोर्ट में कांग्रेस के विधायकों में मैक्सिमम ने कहा कि वेणुगोपाल वहाँ सीएम होंगे और आलाकमान भी मन बना लिया था, लेकिन जो एलाइज थे वहाँ पे मुस्लिम लीग की और दूसरी पार्टियों की, उन्होंने सीधे सीधे सतीशन के सपोर्ट में चट्टानी एकता दिखा के खड़े रहे, तो आलाकमान को झुकना पड़ा और सतीशन को बनाना पड़ा। तो यही सवाल सिर्फ अभी आज कर्नाटक में भी है कि अगर आप आलाकमान के साथ में एक बड़ा रिस्क भी है। सिद्धारमैया का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो 80 साल के एक बुजुर्ग अब सीएम बन गए हैं, सीएम हैं और कल वो इलेक्शन के लिए इतना इफेक्टिव कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो सोशल बेस सिद्धारमैया का है, उस सोशल बेस को क्या राहुल गांधी इसकी चैलेंज करेंगे। वो जिस बेस में आते हैं ओबीसी से लेके और दलित समाज का उनका एक बड़ा सपोर्ट, बड़ा बेस है। तो ये चीज़ें जो राहुल गांधी जो कैंपेन करते रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो सिद्धारमैया कर्नाटक में एक उसके बड़े इंस्टेंस हैं। ये बात कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि उनके सामने में विकल्प जो इन दोनों में से ही है या तीसरा भी है, ये अभी देखने की जरूरत है। बिल्कुल, राजनीति इतनी आसान नहीं दिखती है, क्योंकि कई बार अगर आप विपक्षी पर हमला बोलने के चक्कर में कुछ ज़्यादा कह जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो सिद्धारमैया और उनकी कम्युनिटी को क्या जवाब देंगे राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान, ये भी बड़ा सवाल होगा। और किसी को जवाब दे न दें, कम से कम कर्नाटक की जनता को तो जवाब जरूर देना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया, ज्योति आपका और विनोद जी आपका। रुकेंगे ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर केरलम से। वादों से वक्फ तक मुनम्बम में न्याय का इंतजार। जी बिल्कुल, मुनम्बम में 600 किसान परिवार न्याय का आज तक इंतजार कर रहे हैं। केरलम के अर्नाकुलम जिले के मुनम्बम इलाके में वक्फ विवाद को लेकर लगभग 600 किसान परिवारों में असमंजस, अविश्वास और अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल होने का भय बरकरार है। पूरे मुद्दे को लेकर राज्य में सियासत गर्म है और आरोप प्रत्यारोप जारी है। दरअसल मुनम्बम इलाके में करीब 404 एकड़ जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड और लगभग 600 ईसाई और हिंदू किसान मत्स्यजीवी परिवारों के बीच बड़ा विवाद बना हुआ है। इन परिवारों का दावा है कि वे दशकों से इस जमीन पर वैध रूप से रह रहे हैं और अपना टैक्स भी लगातार भरते हैं। विवाद की जड़ 1950 की वो डीड है जिसमें मोहम्मद सिद्दीक सैद ने जमीन फारूक कॉलेज प्रबंधन को दी थी। बाद में कॉलेज ने यह जमीन स्थानीय परिवारों को बेच दी, लेकिन 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने अचानक इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, जिसके बाद लोगों के मालिकाना हक पर संकट खड़ा हो गया। मुनम्बम के पीड़ित परिवारों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के दावे के कारण वे न तो अपनी जमीन बेच पा रहे हैं, न बैंक से लोन ले पा रहे हैं और न ही कोई सरकारी प्रक्रियाएं पूरी कर पा रहे हैं। यही वजह है कि यह मुद्दा केरल की राजनीति में बड़ा जन आंदोलन बन गया है। चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो 10 दिन के भीतर मुनम्बम के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के तुरंत बाद ही पीड़ित परिवारों को राहत मिलने के बजाय एक नया झटका मिल गया। नई सरकार के आते ही केरल वक्फ बोर्ड ने विवादित 404 एकड़ जमीन को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर दिया, यानी कि उसको वक्फ बोर्ड के लिए रजिस्टर कर दिया कहीं ना कहीं। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि यह कदम जानबूझकर जल्दबाजी में उठाया गया ताकि वक्फ दावे को संस्थागत वैधता दी जा सके।
बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर किसानों के साथ खड़ी नजर आती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की और उनसे इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की। राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड ने उम्मीद पोर्टल पर जमीन दर्ज करते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। राजीव चंद्रशेखर ने अपने पत्र में कहा कि कानून के अनुसार केवल मुतवल्ली को ही वक्फ संपत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का अधिकार है, लेकिन मुनम्मम मामले में यह प्रक्रिया कथित तौर पर नियमों को दरकिनार कर पूरी की गई है। उन्होंने इसे वोट बैंक राजनीति का नतीजा बताया। वहीं कांग्रेस और सतीजन सरकार पर अब ये आरोप लग रहे हैं कि चुनावी वादों के बावजूद उन्होंने मुस्लिम लीग और तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में किसानों के मुद्दों से दूरी बना ली है। पीड़ित परिवारों और विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस सरकार वादा करके अब वादा खिलाफी कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी और किसानों के विरोध के बाद केरल वक्फ बोर्ड सफाई पेश करता हुआ नजर आ रहा है। बोर्ड के चेयरमैन के.एस. हमजा का कहना है कि मुनम्मम की जमीन को उम्मीद पोर्टल पर डालना सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी थी। इस पूरे विवाद में केरलम और में कांग्रेस और वाम दलों दोनों को जनता के सामने बेनकाब कर दिया है। बीजेपी का खुला आरोप है कि दोनों दल अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति के कारण पीड़ित किसानों और मछुआरों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इस समय भी जमीन को उम्मीद पोर्टल पर मुस्लिम लीग के दबाव में ही डाला गया है। फिलहाल मुनम्मम के लगभग 600 परिवार सरकार और अदालत दोनों की ओर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री सतीसन ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा, लेकिन जमीन को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किए जाने के बाद स्थानीय लोगों में असुरक्षा और अविश्वास का भाव और ज्यादा बढ़ गया है। सवाल है कि 10 दिन के भीतर मुनम्मम के पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने का वादा करने वाले सीएम सतीसन और कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी करने का दबाव आखिर क्या है? आखिर ऐसा क्या दबाव है जिसको वो अपनी छवि को दांव पर लगाकर भी और झूठा साबित होने के एवज में भी पूरा करने के लिए मजबूर है? और केरलम के सीएम वीडी सतीसन का कहना है कि वक्फ संपत्तियों के विवरण में पिछली सरकार के दौरान बदलाव किए गए थे, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। മുനമ്പം ഞാനൊരു വാചകം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ രണ്ട് മതവിഭാഗങ്ങളെ ശത്രുക്കളാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു ശ്രമമാണ് അവിടെ നടന്നത്. അതിന് സർക്കാർ, അന്നത്തെ സർക്കാർ കൂട്ടുനിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞെന്താ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കില്ല അല്ലേ. ഇപ്പൊ പോണ പോക്കിൽ വഖഫ് ബോർഡ് ചെയ്തതെന്താ? ഏത് വഖഫ് ബോർഡാ? ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ വഖഫ് ബോർഡ്. കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള वक़्फ़ बोर्ड पोण बोकिल इध पोर्टल रजिस्टर ചെയ്തിട്ട് പോയി। कितनी जल्दी बदल जाते हैं हमारे राजनेता। चुनावों के दौरान कह रहे थे कि 10 दिन के अंदर इस मामले में लोगों को, जो मुनम्मम के पीड़ित किसान हैं, 600 परिवार हैं, उनको न्याय देंगे। अब कह रहे हैं कि ये पिछली सरकार ने किया था, हमारी गलती नहीं है। आपसे गलती नहीं पूछी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि न्याय कहां है। भाजपा नेता के सुरेंद्र ने वीडी सतीशन को उनका वादा याद दिलाया है। അത് വെറുതെ ഒരു 10 മിനിറ്റിന്റെ കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സെക്ഷൻ 97 അനുസരിച്ച് ഇത് വഖഫ് ഭൂമിയല്ല എന്ന് വഖഫ് ബോർഡ് ഒരു നോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ആ നോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് 10 മിനിറ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉണ്ടാക്കി പറയുന്ന കാര്യമല്ല. സെക്ഷൻ 97 അനുസരിച്ച് ഇത് വഖഫ് ഭൂമിയല്ല എന്നുള്ള ഒരു നോട്ട് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള 10 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए तिरुवनंतपुरम से हमारे संवाददाता विवेक नारायण जुड़े हुए हैं। उनसे और ज्यादा बात करेंगे इस पूरे विषय पर और जानेंगे किस तरह से सियासत जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करती हुई नजर आ रही है। वो कुछ भी कहें, लेकिन जो 600 किसान हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल जी, एक 600 किसानों का फ्यूचर का इशू है। वक्फ बोर्ड को द्वारा वक्फ पोर्टल उम्मीद पर 404 एकर्स लैंड रजिस्टर करने के पॉलिटिकल स्टॉर्म, बड़ी पॉलिटिकल स्टॉर्म आ गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस लेड वीडी सतीशन सरकार को घेरा है और बीजेपी लीडर ने अपोज करते
हुए कहा है कि मुनम्बम को आम आदमी को चीट करने को कॉन्स्पिरेसी है। और रिमेंबर, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज है, क्योंकि ये एक हिंदूज और क्रिश्चियंस इधर लड़ रहे हैं। मुनम्बम का 650 एकर्स में हिंदूज और क्रिश्चियंस लड़ रहा है। और हालांकि सतीशन ने ब्लेम प्रीवियस एलडीएफ गवर्नमेंट पर डाल दिया है। हालांकि मुनम्बम का लोग भी अब चीटेड और बिट्रेड फील कर रहे हैं। रिमेंबर, ये इशू स्टार्ट हुआ है 1960 से और आज ये इशू सुप्रीम कोर्ट के बीच में है। और अभी कांग्रेस सरकार और वीडी सतीशन सरकार और उसका वकफ चेयरमैन ने ये वकफ पोर्टल को ये उम्मीद पोर्टल को 404 एकर्स को लैंड रजिस्टर करने के लिए ये बहुत बढ़िया कंट्रोवर्सी चल रही है आज। जी, निश्चित तौर पर कंट्रोवर्सी चल रही है और सवाल निश्चित तौर पर कांग्रेस और उनके मुख्यमंत्री से पूछे जाएंगे कि आखिर उनका वादा क्या हुआ। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विवेक नारायण। तो वादा करके कितनी आसानी से भूल जाते हैं हमारे राजनेता, लेकिन जनता उनको ये याद दिलाती रहेगी और कम से कम वो एक्सपोज भी होते रहेंगे इस जनता के सामने। इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।